ओके, सो स्टार्ट करते हैं, दैट इज चैलेंजेस ऑफ एलपीजी। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं 1991 में इंडिया ने हमारा अडॉप्ट किया था दैट इज एलपीजी रिफॉर्म्स को, जिसका मतलब होता है दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओवरकम करने के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस को। ठीक है, तो 1991 में हमने क्या अडॉप्ट किया दैट इज एलपीजी रिफॉर्म, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिससे हमारे जो क्राइसिस हैं उनको हम ओवरकम कर सके। ये जो रिफॉर्म्स थे इनका एम क्या था दैट इज रिड्यूस करना गवर्नमेंट के कंट्रोल को, इंकरेज करना प्राइवेट सेक्टर को, और ओपन करना इंडिया को टू द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करना है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना है, और साथ में ग्लोबल जो कनेक्शन है उसको भी बढ़ाना है। ठीक है, बट वाइल एलपीजी ने कहीं ना कहीं क्रिएट करी ग्रोथ, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स भी की, बट ऑल्सो कहीं ना कहीं इसने बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस लेके आया इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सबके लिए। ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन है, यू कैन राइट दैट वाइल एलपीजी क्रिएटेड ग्रोथ बट इट ऑल्सो बॉट सीरियस चैलेंजेस फॉर इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ना मीनिंग क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं एलपीजी का। सो लिबरलाइजेशन, इसका मतलब है रिमूव करना गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस को, लिबरल कर देना, मतलब फ्रीडम दे देना ज़्यादा इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे। एग्जांपल, जब हमने एंड किया लाइसेंस राज को, तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे मल्टीपल लाइसेंस चाहिए, बहुत सारे लाइसेंस चाहिए, लेकिन अब नो नीड फॉर टू मेनी लाइसेंस, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारे लाइसेंस की। प्राइवेटाइजेशन, दैट इज शिफ्टिंग ओनरशिप कंट्रोल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। हमने क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है ओनरशिप, दैट इज दैट मीन्स कि हमें जो ओनरशिप है या फिर कहें तो कंट्रोल है, वो हम पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ, मतलब पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रोल है उसको हमने कम कर दिया है। ठीक है, और प्राइवेट का हमने बढ़ा दिया है। एग्जाम्पल, डिसइन्वेस्टमेंट अभी ईयर इंडिया में हमने किया था। ग्लोबलाइजेशन, दैट इज कनेक्ट करना इंडियन इकोनॉमी को विद द वर्ल्ड, किसके थ्रू, ट्रेड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि ग्लोबल से जो कनेक्शन है वो बढ़ाना है हमें, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ट्रेड के थ्रू हो, या फिर कैपिटल या टेक्नोलॉजी या फिर कल्चर। एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे एंट्री हो गया एमएनसीज जैसे कि वॉल्टमार्ट है, अमेजोन है, एप्पल है इंडिया में, तो इट्स लाइक दैट। सो लिबरलाइजेशन क्या है कि हमें रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देना है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट पे। प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर के रोल को ही कम कर देना है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा देना है। एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ग्लोबल कनेक्शन वर्ल्ड के साथ ट्रेड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ाना है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला है मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। तो ये किसकी बात करता है, एलपीजी बात करता है मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की। इकोनॉमी जो है ना हमारी, वो मार्केट से चलती है। वो ऐसा कहता है कि, वो कहता है कि मार्केट नॉट गवर्नमेंट, मार्केट चलाती है, गवर्नमेंट नहीं। ड्राइव्स प्रोडक्शन, और उसी से हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आगे जॉब्स क्रिएट होंगी एंड हमारी ग्रोथ होगी। सो इसका जो अप्रोच है दैट इज डेवलपमेंट की, वो कैसी है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की है। कंपटीशन, कहीं ना कहीं जो इंडियन फर्म्स हैं फिर वो कम्पीट करेंगी फॉरेन फर्म्स के साथ, तो कंपटीशन से क्या होता है, एक क्वालिटी इनहेंस होती है। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पे पैसा लगाना, डिस का मतलब है कि वहां से पैसा निकाल लेना। सो सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक एंड पीएसयू, जो पीएसयूज में जो गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है उसको हम, गवर्नमेंट जब निकाल लेती है उसको हम कहते हैं दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट। एफडी क्या होती है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। जो भी फॉरेन कंपनीज हैं या फिर तो यहाँ खुल जाएं, या फिर फॉरेन से पैसा का आना, मतलब कहीं से भी फॉरेन से बाहर से पैसा आ रहा है किसी भी फॉरेनर को, तो उसको हम एफडीआई बोल देते हैं। इनक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ नॉट शेयर्ड इक्वली। ये कुछ की कॉन्सेप्ट है जो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बस इनको मतलब समझते हमें चलना है। ग्रोथ नॉट शेयर्ड इक्वली, मतलब ऐसी ग्रोथ या ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या सबकी इनकम बढ़ रही है, नो। रिच पुअर का गैप बढ़ रहा है, रिच रिच हो रहा है, पुअर पुअर होता जा रहा है, तो जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। मेजर चैलेंजेस क्या है, सबसे देखते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो आपको पता है जॉबलेस ग्रोथ हम इसको कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि आपकी जॉब्स तो क्रिएट नहीं हो रही है, हाँ जीडीपी बढ़ रही है लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। जैसे आईटी सेक्टर है वो बूम करा है, और जो मैन्युफैक्चर है वो कर ही नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग ही जो है सबसे ज्यादा जो है जॉब्स क्रिएट करती है। एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट, आपको पता है एग्रीकल्चर को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर रहा है हमारा जो यूथ है, इट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर राइट नाउ। ठीक है, कोई इन्वेंशन नहीं हो रही, कोई रिफॉर्म नहीं लिया लाया जा रहा है ना। तो एग्रीकल्चर को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया हमने, बल्कि वो इट इज़ अ प्राइमरी सेक्टर, इट इज़ अ प्राइमरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द बेस ऑफ द अदर टू सेक्टर्स। सो फार्मर्स ने क्राइसिस को फेस किया है ड्यू टू लो गवर्नमेंट इंसेंटिव, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे रही है, एंड डब्ल्यूटीओ के प्रेशर्स है कि ज़्यादा लिबरल कर दो, मार्केट को लिबरल कर दो, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट। डिसप्लेसमेंट ऑफ पीएसयूज, हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वीकन हो रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनीज। मतलब क्या हो रही है कि कंट्रोल, एक कंट्रोल और जो अकाउंटेबिलिटी है, जो मेन कंसेप्ट था कि हम उनको लेके क्यों आए थे, दैट इज पब्लिक वेलफेयर, वो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जो गोल था हमारा, दैट इज पब्लिक वेलफेयर, पीएसयूज के थ्रू, वो हो ही नहीं पा रहा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, इकोनॉमिक चैलेंज है। रीजनल इम्बैलेंसेस, दैट इज आपको पता है कि मेट्रो सिटीज तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, वहीं पे जो रूरल बैकवर्ड स्टेट्स हैं वो लैग कर रहे हैं। झारखंड में उतनी आपको नहीं मिलेगी, छत्तीसगढ़ में उतनी नहीं मिलेगी आपको डेवलपमेंट, बिहार में नहीं मिलेगी, तभी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहे हैं, उसकी वजह से अर्बनाइजेशन हो रही है, रीजनल इम्बैलेंसेस है, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल शॉक्स, हमारी जो इंडियन इकॉनमी है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ग्लोबल मार्केट पे, है ना। आज के टाइम पे तो सारी जो मार्केट ऑफ दी वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस से क्या हो गया, एक तरीके से वल्नरेबिलिटी तो बढ़ गई है ना ग्लोबल शॉक, कि ग्लोबल में कोई भी शॉक आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन का वॉर है, अब उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, सो ऑफकोर्स वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है ग्लोबल शॉक्स की। सो जॉबलेस ग्रोथ है, ऑफकोर्स जॉबलेस हमारी ग्रोथ हो रही है, कि जॉब क्रिएट नहीं हो रही, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई ग्रोथ, ना कोई रिफॉर्म, डब्ल्यूटीओ का अलग प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट हो गया अपने गोल से, रीजनल इम्बैलेंसेस है, एंड वल्नरेबिलिटी हो गया टू ग्लोबल शॉक्स। ठीक है, सोशल चैलेंजेस, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, ऑफकोर्स इनइक्वालिटी बढ़ी है, रिच तो रिच हो जाता जा रहा है, पुअर हमारा अभी भी पुअर है। कंज्यूमरिज्म, हम थोड़ा सा कंज्यूमरिज्म की तरफ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ हमारा मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं कल्चरल वैल्यूज़ क्या हो रही है, वीकन होती जा रही है। हमारा लाइफ में क्या था, सिंप्लिसिटी था, हमारी जो हर एक रिलीजन है, चाहे बुद्धिज्म लो, जैनिज्म लो, हिंदुइज्म लो, सिखिज्म लो, वो किसके में बात करें, दैट इज टू फॉर अ वेरी सिंप्लिसिटी की बात करते हैं। वहीं पे आज के टाइम पे क्या हो रहा है, कंज्यूमरिज्म होता जा रहा है, लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ऑफकोर्स कल्चरल आइडेंटिटी का हम खोते हुए देख रहे हैं, जैसे कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है जो बढ़ता जा रहा है, मीडिया में देख लो, फूड में देख लो, क्लोथिंग में देख लो, तो हमारे जो प्रेफरेंस है वो कैसे हो गए, वेस्टर्न थोड़े से सेंट्रिक हो गए हैं। अर्बन माइग्रेशन, ओवर क्राउडिंग ऑफ सिटीज, स्लम्स एक्सपेंशन, वो कहता है कि अर्बन माइग्रेशन दैट मीन्स ओवर क्राउड हो गया है बहुत ज़्यादा सिटीज़, बहुत ज़्यादा अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं तो उसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो गई सिटीज़ का, ना कोई हाइजीन है ना, ना कोई मतलब स्लम्स हो गए हैं, स्लम्स एक्सपेंशन, तो बहुत सारी अलग चीज़, गलत चीज़ें हो रही हैं। डिजिटल डिवाइड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेनिफिट तो मिला है, लेकिन क्या वो बेनिफिट सबको मिला है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली अर्बन या फिर कहे तो एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिला है। तो कहीं ना कहीं उसने डिजिटल डिवाइड एक क्रिएट कर दी है। तो सारी सोसाइटी के लेवल पे चैलेंजेस है, इनइक्वालिटी, कंज्यूमरिज्म, लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, अर्बन माइग्रेशन एंड डिजिटल डिवाइड। ठीक है, नो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस चैलेंजेस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला है पॉलिसी डिपेंडेंस और आईएमएफ और या फिर कहें तो डब्ल्यूटीओ, क्योंकि हमारे जो ये इंस्टीट्यूशन है हमें फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर ट्रेड को चेक ऑन करते हैं, तो उनकी वजह से जो हमारी पॉलिसी हम फ्रेम करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की होती हैं। वीकनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसने रिड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट का रोल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में। ठीक है, क्या हो गया, कम हो गया वेलफेयर एक्टिविटीज़ में, क्यों, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर, इस वजह से। रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स कि आपको ज़्यादा रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आ रही है, बिकॉज अब क्या हो गया है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे तो क्या काम थोड़ी कम हो जाएगा, बल्कि काम तो ज़्यादा बन गया है गवर्नमेंट को, क्योंकि उसको रेगुलेशन चेक एंड बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है। नीड है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स हो, जैसे कि सेबी है, ट्राई है, सीसीआई है। करप्शन आ गया डिसइन्वेस्टमेंट में भी। क्रिटिसिज्म बहुत बार किया जाता है आज के टाइम पे कि जो एसेट्स हैं उनको जानबूझ के जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर गवर्नमेंट है वो चीपली उनको सोल्ड कर देती है, बेच देती है। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या है, करप्शन आपको देखने को मिलेगा। इरोजन ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, जो स्टेट ऑटोनॉमी है उसकी इरोजन, इरोजन मतलब खत्म हो, कम होना। स्टेट की ऑटोनॉमी मतलब अभी स्टेट क्या थी, पहले स्टेट आराम से अपना डिसीजन लेती थी, लेकिन अब जो है ग्लोबल प्रेशर आ गया है, जिसने कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम को भी। तो पॉलिसी डिपेंडेंस आ गई, फ्रीडम नहीं रही, करप्शन है, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है, वीक हो जा रहा है पब्लिक सेक्टर। अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लो, जिसकी एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करा हमने, टाटा ग्रुप को इसको बेच दिया, इसने कहीं ना कहीं बर्डन तो कम करा, लेकिन क्या जॉब सिक्योरिटी के कंसर्न बढ़े। प्लस प्लस अभी हमने देखा था रिसेंटली, अभी देयर इज अ यहाँ पे क्वालिटी में प्रॉब्लम आई, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी एयरप्लेन क्रैश कर रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट, फियर ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज। अब फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अभी तक तो हमारा जो कॉर्पोरेटाइजेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग में था, सर्विस सेक्टर में था, अभी कहीं एग्रीकल्चर में ना जाए,
ग्लोबलाइजेशन के चलते। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज, मतलब कि अब इसको भी प्राइवेट के हाथ में अगर हम दे देंगे, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे प्राइजेस राइज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कहें तो जो ये फार्मर्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट है वो बिके ही ना उस प्राइस पे, ठीक है, या फिर उनसे बीच में ही कोई खरीद ले और फिर उनको जाके कोई बेच रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है सारा, उनको ना मिले। सो ये सारे फियर एक है, तभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 2018 में आपको पता है ग्लोबल एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और यहाँ पे जो इंडियन आईटी सेक्टर है उसको उसको काफ़ी हिट हुआ था बैडली। क्यों? क्योंकि ग्लोबली जो दैट इज़ वेस्ट था, वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी यूरोप वगैरह पे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, पैसे वैसे थे नहीं, तो जो आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहा था, है ना, वो काफ़ी हिट हुआ बैडली। एफडीआई आ चुके हैं रिटेल में, जैसे कि वॉलमार्ट, अमेजोन है, तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स कंज्यूमर्स को तो बेनिफिट हुआ है क्योंकि चॉइसेस बढ़ गई हैं, बट स्मॉल जो शॉपकीपर्स हैं उनको तो थ्रेट्स हुए हैं, एमएसएमईज हैं उनको तो थ्रेट हुए हैं। SEZ पॉलिसीज, दैट मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो वो लेके आया है, बट कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ है, लैंड एक्विजिशन प्रोटेस्ट, ठीक है, लेड टू लैंड एक्विजिशन प्रोटेस्ट। बहुत ज़्यादा देखो, लैंड एक्वायर करनी पड़ी गवर्नमेंट को, लैंड एक्वायर कर रही तो जहाँ की लैंड एक्वायर कर रहे तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सो ऑफकोर्स अच्छाई बुराई सब कुछ है। एडवांटेजेस देख लेते हैं तो हायर जीडीपी ग्रोथ, ऑफकोर्स जीडीपी बढ़ी है, इंडिया आज के टाइम पे फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, सर्विसेज हुई हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हो दिल्ली मेट्रो, है ना, बुलेट ट्रेन एग्जाम्पल लिख दो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डिजिटलाइजेशन, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ई गवर्नेंस, है ना, सीपी ग्राम्स, कितना सब कुछ आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड फॉरेन रिजर्व, कहीं ना कहीं पैसा तुम्हारे पास बढ़ा है, डॉलर तो बढ़ा है। ग्रेटर कंज्यूमर चॉइसेस बढ़ी हैं, राइजिंग मिडिल क्लासेस, और लोगों के पास पैसा भी आया है। वही लिमिटेशंस की अनइक्वल ग्रोथ है, बेनिफिट मिला है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अर्बन या फिर सर्विस सेक्टर में। व्हाट अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, व्हाट अबाउट द रूरल एरिया। प्राइवेटाइजेशन के इशू है, बहुत सारे पीएसयूज को सोल्ड किया गया है लो वैल्यू पे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक वेल्थ का ही लॉस है ना, तो पब्लिक लोगों का ही पैसा था वो जिससे वो बनी है, और उसी को अगर आप सस्ते में बेच दोगे तो लोगों का नुकसान है। एग्रीकल्चर क्राइसिस, फार्मर्स पीछे छूट गए कहीं ना कहीं। पिछली बार कितने लाइक 1960s या फिर 70s में हमारा आया था दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद से कोई रिफॉर्म ही नहीं हो रहा है, क्यों? उस पर भी तो फोकस करो, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। सोशल इम्पैक्ट, वेस्टर्नाइजेशन, कल्चरल इरोजन हो चुका है, डिपेंडेंसी बढ़ गई ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस पे। आज के टाइम पे कुछ भी हो, चाहे वो इसराइल हमास का वॉर हो, चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज ग्रोथ। एग्जाम परस्पेक्टिव से देखें तो यूपीएससी जनरली आस्क करती है कि क्या चैलेंजेस हैं एलपीजी रिफॉर्म्स की, या फिर ये पूछते हैं कि किस तरीके से उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पैक्ट करा है। देखो इफेक्ट दोनों तरीके से करा है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है कि डिजिटलाइज हो गया है, ई गवर्नेंस जैसी चीज़ें यहाँ से आई हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों से सीखा है, जीएसटी काउंसिल का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। नेगेटिव क्या है, ऑफकोर्स नेगेटिव भी है कि डिजिटल डिवाइड है ना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ गई है, हम खुद से सोवरन होकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऑल दिस थिंग। आंसर टिप देखें तो हमेशा स्टार्ट करना है कि 1991 में एक बैकग्राउंड बनाओ कि किस तरीके से रिफॉर्म्स आए थे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस थे, एलपीजी रिफॉर्म्स आए। फिर कवर करना है कि किस तरीके से हमारे चैलेंजेस एग्जांपल्स के साथ, एंड देन बैलेंस करना है एलपीजी ने ग्रोथ दी लेकिन इनइक्वलिटी के साथ, ठीक है। तो अगर हम समरी करें तो एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 में रिफॉर्म्स आए थे। इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है कि जॉबलेस ग्रोथ हुई, जॉब्स तो नहीं बढ़ी लेकिन जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जॉब नहीं बढ़ी अपनी, ठीक है, और बड़ी भी है तो पार्टिकुलर सेक्टर में बढ़ी, पीएसयू डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, जिससे जो उसका मेन गोल था वो डिस्प्लेस हो चुका है, ग्लोबल डिपेंडेंस बढ़ गई है हमारी। सोशल चैलेंजेस, इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ी है, रिच रिच हो गया, पुअर पुअर हो गया, कल्चर इरोजन कि ज़्यादा हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी को फॉलो करें, कंज्यूमरिज्म के हम ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, माइग्रेशन हुआ, अर्बनाइजेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या है कि वीक हो गए हैं पीएसयू, कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, जो कहीं ना कहीं जो वेलफेयर है वो हम साइडलाइन करें। IMF का प्रेशर इन्फ्लुएंस आ चुका है, रेगुलेटरी गैप से रेगुलेशन का जो काम है वो बढ़ चुका है। एग्जाम्पल आप देखिए एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम लाइन अगर हम जो सबसे अच्छी लिख सकते हैं दैट इज एलपीजी ने कहीं ना कहीं ग्रोथ तो दी बट ऑल्सो डीप इनइक्वालिटी दी, गवर्नेंस की भी बहुत सारे चैलेंजेस दी, सो ऑफ कोर्स। तो अभी हमने कर लिया है, बहुत अच्छे से हमने किया। इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, लॉट ऑफ टाइम्स इसको रिवाइज करना है, लॉट ऑफ टाइम्स एग्जाम्पल्स के साथ, एंड मीन जो कुछ दो चार कीवर्ड्स हैं उसके साथ रिवाइज लॉट ऑफ टाइम, 2-3 बार देखना है, दैट इज इट।